नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे ले चलते हैं बहराइच, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। तौर तरीके अपनाने का काम किया था। यह युवा ऊर्जा है, इसको अवसर मिलना चाहिए, सरकार को उसका संबल बनना चाहिए। होली का आयोजन उत्तर प्रदेश में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। जो लोग हमारे महाकुंभ को बदनाम कर रहे थे, उनके राज्यों में व्यापक हिंसा हो रही थी, उनसे संभले नहीं संभल पा रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से पूरा आयोजन संपन्न हुआ। और होली के ठीक पहले डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 60,244 युवाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती करके उनका परिणाम भी घोषित किया है। आप याद करिए, इस 60,244 में से 12,000 से अधिक केवल बेटियां हैं। 12,000 से अधिक बेटियां भर्ती हुई हैं। यहां पे एक भर्ती में 12,000 बेटियां भर्ती हो जाती हैं। 2017 के पहले जब मैंने उत्तर प्रदेश में पदभार संभाला था और उत्तर प्रदेश पुलिस बल में मैंने पूछा था कि वे कितनी महिलाएं कार्य कर रही हैं, कुल संख्या थी मात्र 10,000। 10,000। बहनों और भाइयों, इसके उपरांत हम लोगों ने तय किया कि अब जो भी भर्ती होगी, उस भर्ती में कम से कम 20% हम बालिकाओं को भरेंगे। 1,56,000 भर्ती की प्रक्रिया पहले पूरी कर दी थी, पहले कर दी गई है। इसमें हम लोगों ने बेटियों को भरा है, कम से कम 25,000 बेटियां इसमें भरी गई और 12,000 की नई नियुक्तियां इसमें हुई, जो 60,244 भर्ती के परिणाम अभी निकाले हैं। 7.5 लाख भर्ती हम पहले ही 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की भर्ती हम पहले ही कर चुके हैं। लेकिन सरकारी कर्मचारी के साथ साथ बहुत सारे युवा होते हैं जो स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं, स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं, स्वयं का उद्यम स्थापित करना चाहते हैं। उनके लिए भी नए अवसर प्राप्त हो, इसके लिए सरकार ने पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से हस्तशिल्पी और कारीगरों को सम्मान देने का काम किया। जो भी देश अपने हस्तशिल्पी को, अपने कारीगरों को, अपने युवाओं को, अपने अन्नदाताओं को सम्मान देता है, वही समृद्धि के शिखर पर पहुंचता है। और वही कारण रहा है उत्तर प्रदेश ने इस पर ध्यान दिया। आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देश के अंदर अपने आप को स्थापित कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश, जो पहले बीमारू राज्य माना जाता था, युवाओं के सामने पहचान का संकट था, आज यही उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं है, अब समृद्ध राज्य है। समृद्ध राज्य, बड़े बड़े प्रोजेक्ट। गोंडा के लिए भी हम लोगों ने एक बाईपास स्वीकृत कर दिया है, बहराइच के लिए भी स्वीकृत कर दिया है। पैसा नहीं होता तो क्या यहां मेडिकल कॉलेज बन पाता? पैसा नहीं होता तो क्या एक एग्रीकल्चर कॉलेज बन पाता? पैसा नहीं होता तो क्या है यहां पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बन पाता? पैसा नहीं होता तो ये कनेक्टिविटी 2017 के पहले गोंडा से लखनऊ की दूरी तय करने में 3.5 घंटे लगते थे, आज ये 1.25 घंटे में दूरी तय हो सकती है। गोंडा से देवीपाटन मंदिर में अक्सर जाता था और जब भी मैं जाता था मुझे 2 घंटे लगते थे, 2 से 2.5 घंटे लगते थे। और एक बार तो सड़क इतनी खराब थी कि मुझे 3.5 घंटे लगे थे, तो मैंने फिर इस रास्ते जाना ही छोड़ दिया था।
इस 17 के पहले की स्थिति थी। और 17 के बाद मैं गत वर्ष जब गोंडा आया था, मुझे बाई रोड यहां से देवीपाटन जाना पड़ा था। 45 मिनट में मैं देवीपाटन पहुंचा था, मात्र 45 मिनट। बहनों और भाइयों, ये कनेक्टिविटी, ये सरकार की प्राथमिकता, ये विकास लेकर के आता है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप लाइव सुन रहे थे। अब रुक कर लेते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2161 करोड़ के शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से अब आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने भी पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक आज सुबह डीएसपी और इंस्पेक्टर स्तर के 2 अधिकारियों की टीम जो है वो रायपुर सेंट्रल जेल पहुंची, जहां वे लखमा के इस घोटाले के पैसों के नक्सल कनेक्शन समेत 12 अहम सवालों पर जवाब मांगे। इससे पहले जांच एजेंसी ने ईडी की विशेष कोर्ट से अनुमति लेकर यह कार्रवाई शुरू की थी। आपको बता दें कि जांच के दौरान यह इनपुट मिला है कि आबकारी घोटाले से जुड़े पैसे का कुछ हिस्सा नक्सलियों तक भी पहुंचाया गया था। अब ईओडब्ल्यू इस मामले में लखमा से सीधे सवाल करेगी। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू की टीम जो है वो कवासी लखमा से पूछताछ कर रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बीजापुर जिले के युवाओं ने लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा परिसर में इतिहास रच दिया है। आपको बता दें, राज्य की स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के तहत शैक्षणिक भ्रमण पर पहुंचे बीजापुर के इन युवा प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने एकजुट होकर अपनी मंशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम अपने गांव, जिले और प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त देखना चाहते हैं और विकास की मुख्य धारा में शामिल होकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने युवाओं की इस मजबूत इच्छा शक्ति की सराहना की और कहा कि आपका संकल्प ही हमारा संकल्प है। जल्द ही नक्सलवाद के अंधकार को समाप्त कर छत्तीसगढ़ को समृद्ध और विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की अहम बैठक सचिन पायलट की अध्यक्षता में हुई। आपको बता दें, ये बैठक लगभग 2 घंटे चली। इसमें आगामी 9 महीने के अंदर कांग्रेस की नई और मजबूत पार्टी तैयार करने और पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर सख्त एक्शन लेने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस की बैठक को लेकर प्रभारी सचिन पायलट ने कहा, आने वाले 9 महीने में संगठन को और ताकत देने के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। जिस तरह से भारत सरकार की एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है, कांग्रेस इसका कानूनी विरोध कर जनता तक जाएगी, ताकि विवादित मुद्दों को हवा देकर लोगों को जज्बाती मुद्दों पर फंसाकर रखने वाले बीजेपी का असली चेहरा जनता के सामने आ सके। तो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की ये बैठक सचिन पायलट की अध्यक्षता में की गई। पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर इस दौरान गाज भी गिरी। आपको बता दें, बैठक के लिए कई अहम निर्णय भी लिए गए थे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मनोज शुक्ला जो है वो जुड़ चुके हैं। मनोज, सचिन पायलट की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, कितना अहम माना जा रहा है ये बैठक और क्या कुछ निर्णय इस बैठक में लिए गए थे? जी प्रज्ञा, आपको बता दूं कि सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रभारी हैं और वो रायपुर आए, तो उनका कार्यक्रम पहले मैं आपको अवगत करा दूं कि वो आके पहले सीधे जो है यहाँ के सेंट्रल जेल गए, यहाँ पे शराब घोटाले में आरोपी हैं आबकारी मंत्री जो पूर्व में रह चुके थे कांग्रेस की सरकार में, कवासी लखमा, उनसे मुलाकात किए। उनसे मुलाकात करने के बाद वो सीधे जो है फिर रायपुर राजीव भवन कांग्रेस के भवन कार्यालय पहुंचे। तो वहाँ पर एक बड़ी बैठक कहा जा सकता है कांग्रेस की हुई है, जिसमें जो है कई निर्णय लिए गए कि जो बागियों को पे सख्त कार्रवाई की बात सामने निकल कर आई और साथ ही साथ चुनाव जो लगातार कई चुनाव हुए, उसमें जो है कांग्रेस की करारी हार को लेकर काफी समीक्षा की गई और जिसमें सारे वरिष्ठ जो पदाधिकारी थे कांग्रेस के, वो सब लोगों ने अपनी राय व्यक्त की। तो सारा निष्कर्ष मिला के यही निकला है इस बैठक में कि जो बागी प्रत्याशी है उन पे सख्त कार्रवाई, जैसे कि कांग्रेस में कलह ज्यादा देखने को मिल रही, लगातार आए दिन बयानबाजी की बातें सामने निकल कर आ रही नेताओं द्वारा, तो इसको खत्म करने के लिए सचिन पायलट ने एक पहल शुरू की है।
कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसको लेकर भूपेश बघेल ने भी टीका टिप्पणी किया है कि जो ऐसे जिला अध्यक्ष है तो जो प्रदेश के नेताओं के लिए टीका टिप्पणी करते हैं, लिखित आवेदन दे देते, तो इस तरह की बातें सामने निकल कर आई हैं। तो निश्चित रूप से कहीं कहीं इससे जो है जो और कांग्रेस में जो सचिन पायलट ने एक महत्वपूर्ण बात कहा कि आप गांव में जाइए, जो है वहां पर लोगों से मिलिए, मोहल्लों में जाइए, सबसे जनसंपर्क कीजिए। और तो कांग्रेस से अभी भी जो काफी मात्रा में है, तो इस तरह की बातें सचिन पायलट की तरफ से की गई है। तो निश्चित रूप से कहीं कहीं मनोज, किन किन टॉपिक पे निर्णय भी लिया गया है? जी प्रज्ञा, देखिए आपको बता दूं प्रज्ञा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से अपनी जमीन खो दी है। ये सीधा सा संदेश कांग्रेस के लिए जाता है। अब उसको पाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जो है एक्टिव मूड में नजर आ रही है। तो इसको लेकर अब बड़े नेताओं के साथ विचार विमर्श जो है लगातार जो है सघन एक समीक्षा की जा रही है कि कैसे जो है पार्टी का वजूद फिर से छत्तीसगढ़ में कायम किया जाए। इसी सबको लेकर जो है सचिन पायलट का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। निश्चित रूप से जब कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो लोग आपस में बैठकर विचार विमर्श कि कहाँ उनकी कमियां रह गई थी, कैसे चुनाव में उनको करारी हाल लगातार मिलती जा रही है, इन सब बातों को लेकर बिल्कुल मनोज, जो कमियां रह गई थी, लेकिन इस दौरान ये भी खबर सामने आ रही थी कि जो कुछ पार्टी के पदाधिकारी उनके खिलाफ भी कुछ एक्शन लिए जा सकते हैं। तो क्या इस बैठक में उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? जी जी बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए बैठक में कल एक बैठक में ये भी देखने को मिला कि एक आकाश तिवारी हैं जो कांग्रेस के नेता रहे हैं, वो भी बागी बनकर चुनाव लड़े थे। उनको फिर से सचिन पायलट की मौजूदगी में उनको फिर से कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। एक तरफ ये भी बातें सामने निकल कर आ रही, दूसरी तरफ सख्त कार्रवाई की भी बातें कही जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सचिन पायलट की तरफ से। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये सोची समझी इन लोगों की, देखिए राजनीति में रणनीति बना के मनोज, जिस तरीके से सचिन पायलट की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है काफी अहम माना जा रहा है। मनोज आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बीजापुर के दंतेवाड़ा जिले में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। गंगालूर के इलाके के अंडरी जंगलों में जवानों ने नक्सलियों के बड़े कैडर्स को घेर रखा है। आपको बता दें दोनों तरफ से लगातार जो है वो गोलीबारी हो रही है। नक्सलियों के भारी नुकसान का भी अंदेशा लगाया जा रहा है। आपको बता दें मिली जानकारी के अनुसार अब तक मुठभेड़ में जवानों ने 22 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। वहीं एक जवान के भी शहीद होने की जानकारी जो है वो सामने आ रही है। आपको बता दें एसपी जितेंद्र यादव के मुताबिक अभी मुठभेड़ स्थल में दोनों ओर से गोलीबारी जो है वो लगातार जारी है। वहीं नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर स्थित थुलथुली इलाके में एक जवान आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गया। घायल जवान को मौके से बाहर निकाला जा रहा है। वहीं सर्च ऑपरेशन भी जो है वो लगातार जारी है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि गंगालूर इलाके में बड़ी संख्या में नक्सली जो है वो मौजूद है। इसी के आधार पर इस इलाके में ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। एक दिन पहले ही जवानों ने अंडरी इलाके को घेर लिया। बता दें कि गंगालूर थाने क्षेत्र में आने वाला ये इलाका दंतेवाड़ा के बैला डीला पहाड़ी से लगा हुआ है। ये नक्सलियों का मजबूत गढ़ जो है वो माना जाता है। इससे सुरक्षा बलों का शिविर भी खुला, तब से यहाँ नक्सली जो है वो दूर हो गए हैं। वही मनोज शुक्ला जो है वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, अब नक्सलियों से जुड़ा ये मामला भी सामने आया है जिसमें एक जवान जो है वो शहीद हो गया, और क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? प्रज्ञा, आपको बता दूं कि ये नक्सलियों से मुठभेड़ आज सुबह से लगातार जारी है और अभी भी मुठभेड़ चल रही है और जवान जो है सर्चिंग कर रहे हैं और दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, जिसमें अभी तक जो ताजा जानकारी निकल कर आई है उसमें नक्सलियों को भारी जो है ये कहा जा सकता है कि उनको भारी नुकसान हुआ है और करीब 22 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना मिल रही है और साथ ही साथ भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार भी जवानों ने बरामद कर लिया। ऐसी जानकारी अभी निकल कर आ रही। प्रज्ञा, कितने नक्सली ढेर हुए हैं मनोज? करीब जो जानकारी अभी मिल रही है सूत्रों के हवाले से जानकारी जो सामने निकल कर उसमें 22 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने निकल कर आ रही है। प्रज्ञा, आपको बता दूं कि ये जो एरिया है जहां पर नक्सली और ये जवानों के बीच में अभी मुठभेड़ चल रही है वो पूरा घोर नक्सल एरिया है और लगातार आए दिन जो है आपको बता दूं इससे पहले इसी एरिया में जो है 21 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया था। तो ये पूरा नक्सली हार्ड कोर एरिया इसको कहा जाता है जो दंतेवाड़ा और नारायणपुर बीजापुर
सब पूरा ढका हुआ एरिया है। और इसका जो ये जमीनी जो वहाँ की सड़कें हैं जंगलों से गुजरती हैं, तो उसकी जानकारी नक्सलियों को हो जा रहती है और जवानों को नहीं रहती। इसी सबका फायदा उठा के नक्सली आए दिन जो है ये कायराना हरकतें करते रहते हैं, वारदात को अंजाम देते रहते हैं। लेकिन अब कहीं न कहीं जवान पूरी मुस्तैदी के साथ नक्सलियों से मुठभेड़ करने में अब कामयाब होते बिल्कुल मनोज, एक्शन मोड में जो है वो सरकार भी आ गई है, पुलिस भी वहां पहुंच रहे हैं और नक्सलियों का मुठभेड़ भी हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के महापौर मंजूषा भगत के घर दिन दहाड़े चोरी हो गई है। आपको बता दें, जहां चोर उनकी छोटी बहू का साइकिल लेकर रफू चक्कर हो गया, वहीं चोरी की ये पूरी घटना घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आपको बता दें, जिसमें 2 लोग घर में बैठे नजर आ रहे हैं और मौका देखते ही साइकिल उठाकर लोग फरार हो गए, जिसके बाद महापौर ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस जो है वो लगातार मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बूढ़ापारा चोरी में आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, आरोपी के कब्जे से चोरी के चांदी के जेवरात और नकदी रकम जो है वो बरामद की गई है। बता दें कि चोर थाना बालोद के अन्य अपराध में भी पहले जेल जा चुका है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बलौदा बाजार से है, जहां कसियारा गांव में दोपहर एक दर्दनाक हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। आपको बता दें, दोनों भाई प्रधानमंत्री आवास के तहत भवन का निर्माण का काम कर रहे थे। बता दें कि दोनों भाई निर्माण कार्य में लगे थे और एकाएक हाई टेंशन तार के संपर्क में आ गए, जिसके जबरदस्त झटका लगने की वजह से वो गंभीर रूप से झुलस गए। आपको बता दें, दोनों भाई बेहोश हो गए और घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने और परिवार के लोगों ने गंभीर अवस्था में उन्हें बलौदा बाजार चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना के बाद फॉरेंसिक की टीम और बिजली विभाग को घटनास्थल पर बुलाया गया। वहीं घटना की बारीकी से जांच जो है वो लगातार जारी है। दोनों भाइयों की मौत होने से उनके परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव वालों ने प्रशासन से उचित मुआवजा की मांग की है, साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें, इसी बीच सवाल ये उठाया गया है कि पीएम आवास के निर्माण में मजदूरों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन कितनी गंभीर है। मृतक का नाम तुकाराम पटेल बताया जा रहा है, जो कि 42 वर्ष का है, और दूसरा सोमनाथ पटेल, जिसकी उम्र 26 वर्ष है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बलौदा बाजार पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान चलाकर गांव में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अवैध कार्य करने के आतंक और गुंडागर्दी करने वाले आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। आपको बता दें कि बरेली में युवक गांव में तलवार लहराकर दहशत फैला रहा था। पुलिस को गांव वालों ने तत्काल सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के पास से तलवार जब्त की और आरोपी के खिलाफ धारा 111-25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीकृत कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए प्रदीप महेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ इस मामले में खुलासा हुआ है? बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन की ओर से निष्पक्ष निरपेक्ष गाँव में शांति और अवैध कार्य को पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान जिला पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। अब इसी तहत जो भी जैसे बदमाश जो गुंडे जो होते हैं, जो तलवार लहराते हैं, प्रशिक्षण लगाते हैं और अवैध काम करने में जो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके देखिए इसी तरह बरेली गाँव में एक युवक तलवार लहरा के गांव में दहशत का माहौल पैदा कर रहा था। गांव वालों ने शिकायत गिरपुरी थाने में की। पुलिस ने तत्काल आके उस आरोपी सूरज साहू को गिरफ्तार करके उसको आर्म्स एक्ट के गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। आपको बता दें कि लगातार गांव में अवैध अनैतिक कार्य तेजी से हो रहा था और लगातार यहाँ पर हत्याएं आम बात हो गई थी। इसको लेते हुए सरकार के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए कि ऐसे कोई भी गांव हो, ऐसे कोई भी युवक हो जो इंस्टाग्राम में भी फोटो डालते हैं या गांव में गलत दहशत का माहौल पैदा करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इसीलिए आर्म्स एक्ट लगाने के बाद ऐसे आरोपियों पर कम से कम 6 महीना जेल के अंदर रहना पड़ता है। इसी तरह तभी अंकुश लग सकता है इस पर कार्रवाई। प्रदीप, ये आरोपी जो था वो कहाँ का रहने वाला था और क्या कुछ करता था, इसके बारे में कोई जानकारी?
यह बरेली गांव का है। यहाँ पर गिरपुरी के पास एक गांव है अपर, वहाँ बरेली का था, मजदूरी काम करता था। ये जीने खाने जाते हैं, वहीं से यूपी साइड से तलवार लेके आते हैं और एक प्रकार दहशत का माहौल पैदा करके अवैध उगाही करना और दहशत फैलाने कार्य करते हैं, जहाँ पर कि लूटपाट के भी कर सकते हैं। इसीलिए तलवार को लेके रखना और उसको लहराना, गांव में दहशत का माहौल पैदा करना है। इसीलिए पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई करके आरोपी को गिरफ्तार करके तलवार को जब्त कर लिया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर कोरबा से है, जहां कोरबा जिले के बांगो क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें, तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें बाइक ट्रक के नीचे फंस गई और दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई है। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार बाइक पर 2 लोग सवार थे जो गांव लेपरा के निवासी हैं और दोनों अपने रिश्तेदार के घर से लौट रहे थे। वहीं टक्कर के बाद बाइक सवारों को मामूली चोट आई, जबकि हादसे के तुरंत बाद ट्रक चालक घायल अवस्था में वाहन छोड़कर फरार हो गया है। आपको बता दें, हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में राहगीरों की भीड़ जो है वो लग गई, जिसके बाद घायलों को मदद कर उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस जो है मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। 19 मार्च 2025 को दुर्ग और राजनांदगांव रेंज के पुलिस अधिकारियों और विवेचकों के एक दिवसीय रेंज स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 150 से अधिक विवेचक और अधिकारी जो हैं वो सम्मिलित हुए। आपको बता दें, पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज राम गोपाल गर्ग ने एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, सर्च, सीज और सैंपलिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें भी साझा की और निर्देश दिया कि इस कार्यशाला में प्राप्त ज्ञान को अन्य विवेचकों तक पहुंचाया जाए। पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेंद्र शुक्ला ने एनडीसी पीसीएस एक्ट के कानूनी प्रावधानों को विस्तार से समझाया और बताया, यदि इस एक्ट का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो अपराधियों की संपत्ति को जब्त कर नीलाम किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने विवेचकों को विशेष सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए। तो आपको बता दें, एक दिवसीय रेंज स्तरीय कार्यशाला का बैठक हुआ। इसमें कई पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें, इस दौरान मादक पदार्थों को लेकर कार्यशाला जो है आयोजित किया गया। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।